Hello dear students, I welcome you all on the super learning platform of ATP Star. बच्चों फाइनल स्टेप बैच का ये अपन टॉपिक लेकर आए हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है, जिनका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर ही स्कोरिंग चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और स्कोरिंग है क्योंकि इनके क्वेश्चंस बेसिकली सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, है ना। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को और कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपन किसको, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम को, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखें, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है। इक्विलिब्रियम पर आपकी दो तीन चीजें होती है। पहली बात तो इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप क्या देखते हो, जहां पे आप दो चीजों का बैलेंस देखते हो, है ना। यहां पे कौन सी चीजें बैलेंस्ड हो रही हैं, यहां पे चीजें बैलेंस हो रही हैं आपकी रेट्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। रिएक्शन में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि रिएक्टेंट जिस रेट से रिएक्ट कर रहा होता है उसी रेट से प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्ट करके सेम टाइम पे सेम अमाउंट रिएक्टेंट का बना के वापस दे देता है। तो जितना खुद रिएक्ट करता है रिएक्टेंट उतना वापस उसको मिल भी जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो सबकी क्या रहती है, इक्वल नहीं कांस्टेंट, है ना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है। एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है जो कि डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये आगे आप देखोगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू जो है गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन कोशेंट से रिलेटेड होता है वो के ई क्यू के बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक डेफिनेट अमाउंट होता है, उनका रेशियो ही आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। यानी कि प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट की जितनी भी टर्म्स अवेलेबल हैं उन सबका रेशियो, यानी प्रोडक्ट के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स अवेलेबल हैं डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अवेलेबल हैं, उसका रेशियो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के बारे में बताता है, जो कि एक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में भी आपको आंसर देता है। यानी कि अगर के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा मुझे, अगर के इक्विलिब्रियम कम होगा तो प्रोडक्ट कम मिलेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो ये भी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन का बायस किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड पे या फिर रिएक्टेंट साइड पे, है ना। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिकली एक रिएक्शन हमने ले ली, ए रिएक्ट्स विद बी टू गिव सी एंड डी। तो यहां पे देखो C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B। ये C D A B क्या है, एक्टिव मासेस ऑफ A B C D, जिसको आसान भाषा में अपन कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। और C क्या है यहां पर, विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की पावर ईच रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको याद करने के लिए सिंपली इतना सा बोल सकते हो कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे सी की मान लो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो कितने सी हो गए, एक सी हो गया और एक सी हो गया। तो आप इसको ऐसे लिखने की जगह क्या लिख दोगे, उसका स्क्वायर। तो सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर दे रखे हैं तो हम एक्सप्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो उससे उसके क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। सीधा सा इसका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। तो कुछ नहीं करना, के एफ बाई के बी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी हो जाएगा। और वो ही किसके बराबर है, इसके बराबर। तो के एफ बाई के बी भी इक्वल हो गया, ठीक है। ये दो फॉर्मूलेज यहाँ पे अपने को याद रखने हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये टर्म कब आती है, जब आपके स्पीसीज क्या हो, गैसेस हो। क्या हो स्पीसीज, गैसेस हो। तो जब भी आपके गैसेस कंपोनेंट्स दे रखे होते हैं रिएक्शन में तो आप कंसंट्रेशन की जगह पर उनका पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। यही मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मोल फ्रैक्शन भी एक रिलेटिव मेजरमेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, तो उसके केस में आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, जनरल फॉर्मूला वही रहेगा। सी लिखा है तो एक्टिव मासेस
P लिखा है तो पार्शियल प्रेशर, और अगर X लिखा है तो आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। Kp Kc में क्या रिलेशन होता है? Kp इज इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा N, और साथ में नीचे G आ जाता है। क्यों? G आपको बताता है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में होने चाहिए, गैसेस, क्योंकि P तभी आएगा, Kp का मेजरमेंट तभी होगा जब आपके गैसियस कंपोनेंट्स होंगे, बिकॉज Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर। चलिए यहां देखो, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है, वॉन ऑफ इक्वेशन। ये क्या बताती है? देखो, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हमारे पास Kc है, हमारे पास Kp है, हमारे पास Kx है ना। आप चाहे तो मोल के टर्म में भी ले सकते हो, ठीक है, तो वो Kn मान लो। कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, बट एक चीज है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, यानी कि जैसे ही कुछ बदला ये बदल जाएगा। रिएक्शन बदली ये बदल जाएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदला ये बदल जाएगा, रिएक्शन उल्टी लिख दोगे तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। यानी कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, अनलाइक आइडियल गैस कांस्टेंट, है ना, प्लैंक कांस्टेंट, उनकी तरह इसकी वैल्यू यूनिवर्सली एक नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो आपका स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, एक टाइप ऑफ रिएक्शन बेसिकली अगर आप उसको उल्टा कर दो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है फॉर डिफरेंट हीट सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस। मतलब अगर किसी टोटल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। कहने का मतलब यह है कि हीट ऑफ द रिएक्शन के बेसिस पे आप ये बताओगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन ध्यान में रखते हैं। देखो डेल्टा एच क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, हीट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में टोटल एंथैल्पी चेंज जो हुआ है वो डेल्टा एच से रिप्रेजेंट होता है। अब देखो उसका एक सीधा सा एक्सप्रेशन ये है। अब देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो T2 ग्रेटर देन T1, तो T2 ग्रेटर देन T1 तो 1/T2 स्मॉल हो गया 1/T1 से, ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज हो गया, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। यानी कि अगर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है एंड टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो log K2/K1 ग्रेटर देन 0, log K2/K1 ग्रेटर देन 0, हेंस K2/K1 ग्रेटर देन एंटी लॉग ऑफ 0। एंटी लॉग ऑफ 0 कितना होता है? 1, तो K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा यहां से। क्लियर? क्या बोल दोगे? K2 ग्रेटर देन K1, है ना। यानी कि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और रेट कांस्टेंट जो आपका रेट कांस्टेंट जो है K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो होता है इसको अपन स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं, है ना। अपना पार्ट है इसी का केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे अपन रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट भी कहा जाता है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एंडोथर्मिक के लिए तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देगी। इसका मतलब आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनते जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ें। उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो K की वैल्यू घटेगी। एक्सो में उल्टा हो गया, T2 बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव, डेल्टा H एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव, तो log K2/K1 लेस देन 0 और K2/K1 लेस देन 1, यानी K2 लेस देन K1 हो जाएगा। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। Q इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा G 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, Q K के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा G बिकम्स माइनस ऑफ RT ln K। ln हटाओगे -2.303 RT log K, ये डेल्टा G0 स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और इक्विलिब्रियम पे रिलेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का। देखो रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट एक्चुअली में वही है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। आसान भाषा में कहें तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बट इसका मेजरमेंट इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। इसका मेजरमेंट होता है रिएक्शन की हर उस जगह पर जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। कहने का मतलब क्या सर? आप रिएक्शन की स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, है ना। आप रिएक्शन की स्टार्टिंग जहां से भी करोगे डजंट मैटर, इक्विलिब्रियम अचीव होगा दोनों केसेस में। लेकिन जहां से भी इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हो
वो शुरुआत में इक्विलिब्रियम पे नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने में कुछ समय लगता है, तो उस समय के दौरान जितने भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज आएंगी, यानी कि c की पावर c, d की पावर d अपॉन a की पावर a, b की पावर b, हर इंस्टेंट में शुरुआत से लेके इक्विलिब्रियम में बदलता रहेगा। तो अदर देन इक्विलिब्रियम जो ये रेशियो होगा, इसकी वैल्यू हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बताएगी। और ये किस काम आता है, देखो अगर QC आपने निकाला और वो आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है ना, ये नोन होती है ना, अगर ये कम होगा तो ये इसको अचीव करेगा, इसको अचीव करेगा यानी वैल्यू को बढ़ाएगा, वैल्यू को बढ़ाएगा यानी C और D को बढ़ाएगा, A और B को घटाएगा। यानी ये कब बढ़ेगा और ये कब घटेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही होगी। तो यानी कि रिएक्शन कहाँ गई है, फॉरवर्ड। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि QC लेस देन KC है, सॉरी ग्रेटर देन KC है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव करेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम आना है, रिवर्सिबल रिएक्शन का प्रॉपर्टी। QC ग्रेटर देन KC यानी अपनी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा, यानी इनको गिराने की कोशिश करेगा, इनको बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी A और B बन रहे हैं, C और D घट रहे हैं, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। ये हो गया बैकवर्ड। और तीसरा, अगर QC KC के बराबर है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कौन सा चेंज देखने को मिलता है, कोई नहीं, ठीक है, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, जहां है वहीं रहेगी। अब मेन आता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब भी आप कोई रिएक्टेंट लेते हैं तो वो कंप्लीटली जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले तो उस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई रिएक्शन दे रखी है जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है, वो डिसोसिएट जो अमाउंट हुआ है वो कंप्लीट डिसोसिएशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोडक्ट भी वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाता है। तो होता क्या है कि ये प्रोसेस चलता रहता है अनलेस इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और इक्विलिब्रियम आने पर फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है। बराबर हो जाने के बाद क्या होता है कि ना तो रिएक्टेंट और ज्यादा चेंज अपने अंदर दिखाता है, ना ही प्रोडक्ट अपने अंदर चेंज दिखाता है, यानी उनके एक्टिव मासेस, उनके पार्शियल प्रेशर, उनके मोल फ्रैक्शन सभी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनमें क्या चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही रही है, डायनेमिक नेचर का इक्विलिब्रियम। लेकिन कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम जितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट के लिए, उतना ही गेन वाला भी चेंज आ रहा है, मतलब उस टाइम पे, उसी टाइम पर प्रोडक्ट भी आपका रिएक्टेंट बना रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर 100% तो रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कितना किया उसका आकलन करते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि मान लो आपके पास एक रिएक्टेंट है ना, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम, ये है 0। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे लेट से ये कितना चला गया, इसमें से X डिसोसिएट हो गया, क्योंकि कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट होता तो क्या होता, इरिवर्सिबल हो जाती है ना, क्लियर। X गया, तो अब देखो स्टोइशियोमेट्री रिएक्शन में जो रिएक्ट किया है अमाउंट उसको फॉलो करती है, ना कि जो अमाउंट आप लेकर गए हो। भाई मैं लेके गया हूं 10 मोल, रिएक्ट 5 मोल ही करेंगे, तो फिर रिएक्शन के हिसाब से स्टोइशियोमेट्री फॉलो होगी, है ना। ऐसे नहीं कि आप कोई भी अमाउंट ले आए और वो स्टोइशियोमेट्री उसको फॉलो करेगी ना, जो रिएक्ट कर रहा है उसको फॉलो करेगी, ठीक है। तो हुआ क्या कि C मोल्स आपने लिए, उसमें से कितना टूटा, X, है ना। तो अगर मैं 1 मोल लूं तो उसमें से कितना टूटेगा, X/C। तो वही यूनिट मोल में से जो डिसोसिएशन होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो अल्फा क्या हो गया, यूनिट मोल्स में से जो डिसोसिएशन हुआ है अपॉन जो इनिशियल आपने लिया। तो व्हाट इज X, डिसोसिएटेड मोल्स, व्हाट इज C, इनिशियल मोल। तो व्हाट इज अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन ये डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये फ्रैक्शन होता है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आपका परसेंटेज डिसोसिएशन है वो क्या है, 100 में से कितना गया है। तो सपोज आपके अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 25% है और आपके इनिशियल मोल 5 है ना, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज अल्फा X/C इंटू 100। तो ये आपका अगर मान लो 25 है तो X बाय इनिशियल मोल 5 है तो इंटू 100 25, तो X कितना हो गया 5/4, ठीक है। तो आप वैसे भी बोल सकते हो 25% यानी 1/4, इनिशियल कितना है 5, तो कितना डिसोसिएट होगा
5 इंटू 1/4, ठीक है, तो कितना बचा 19, 5 में से 5/4 20, यानी 15/4 बच गया आपका। ये अमाउंट बच गया, ये अमाउंट रिएक्ट कर गया। देखो यही चीज अल्फा को अपन वेपर डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं। जब आप इनिशियल ए लेते हो, है ना, तो आपके पास प्योर वेपर डेंसिटी है जिसको अपन बोल रहे हैं डी नॉट या फिर कैपिटल डी। ठीक, अब देखो हुआ क्या, ये रिएक्ट किया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास कुछ रिएक्टेंट है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ना तो कंप्लीट रिएक्टेंट है ना कंप्लीट प्रोडक्ट है, कुछ पार्ट रिएक्टेंट का है कुछ पार्ट प्रोडक्ट का है। अब जो है ये थ्योरेटिकल थी, यानी कि वेपर डेंसिटी अपन निकालते हैं मोलर वेट बाई 2 से, है ना। तो यहां पे अगर मुझे ए का पता है मोलर वेट तो मैं वेपर डेंसिटी उसकी निकाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब वो रिएक्ट कर गया तो अब ये मिक्सचर का हिस्सा हो गया। अब ये सिस्टम किसका हिस्सा हो गया, मिक्सचर का हिस्सा हो गया, जिसमें रिएक्टेंट भी है, कुछ प्रोडक्ट भी है बी वाला और कुछ प्रोडक्ट भी है सी वाला। तो अब जो ओवरऑल वेपर डेंसिटी आएगी वो आएगी एक्सपेरिमेंटल, है ना, ऑब्जर्व्ड, है ना। तो डी, या फिर आप इसको नॉट ना लिख के डी लिख दो। तो डी क्या है, थ्योरेटिकल, और डी क्या है, ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो डी माइनस डी अपॉन डी इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर वेट बाई 2, तो कैपिटल डी को थ्योरेटिकल मोलर वेट माइनस मतलब बाई 2, ऑब्जर्व मोलर वेट बाई 2 अपॉन ऑब्जर्व मोलर वेट बाई 2, 2 2 2 से गया इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज अल्फा आ जाएगा यहाँ से, जिसका फॉर्मूला ये डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। अब 1/n-1 क्या है कि अगर मान लो आपके बहुत सारे गैसेस कंपोनेंट बन रहे हैं तो अपन 1/n-1 लगा देंगे। जैसे 2 बन रहे हैं तो 2-1 ये 1 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट अपन ने यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए लिखा है। अगर मान लो 3 प्रोडक्ट हैं तो 3-1 2, तो यहाँ पे 3-1 2 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, आगे बढ़े। अब इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, है ना। अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस पे भी आएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स इक्विलिब्रियम आने के बाद और इक्विलिब्रियम पे सब क्या रहेंगे, सेम वैल्यूज देंगे। यानी कि इक्विलिब्रियम या उसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन चेक करोगे किसी भी रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट का, सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। तो अगर मैं इनमें से किसी चीज को छेड़ दूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और उसका इफेक्ट पड़ा जाता है ली शैटिलियर्स प्रिंसिपल से। यानी ली शैटिलियर प्रिंसिपल क्या बताता है कि इफ इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल चेंज देन इक्विलिब्रियम रीएडजस्ट इटसेल्फ इन द डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। क्या हुआ, क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप इक्विलिब्रियम पे कोई भी बाहरी फोर्स लगाओगे, किस तरह का फोर्स, ये इन वेरिएबल्स में से कुछ चेंजेस लेकर आओगे। एक और वेरिएबल होता है जो चेंज होता है, इनर्ट गैस का एडिशन। यानी कि आप अगर इस वेरिएबल्स को चेंज करना चाहोगे, कब, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के बाद की कंडीशन पे, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से रीएडजस्ट करेगा ताकि वो अपने अंदर के चेंजेस को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, है ना। यानी इक्विलिब्रियम पे आप कोई भी चीज चेंज लेकर आओ, इक्विलिब्रियम अपने आप को लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। भाई लेफ्ट राइट क्या है वहां पे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है, तो आपको चेंजेस देखते हुए मिलेंगे और वो किस डायरेक्शन में चेंज होंगे, जहां पे उसका चेंज मिनिमाइज हो सके। यही चीज यहां पे डेफिनेशन में लिखी हुई है। क्लियर, आगे बढ़े। जैसे कंसंट्रेशन बोला हमने, तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है ना, ये आपका रिएक्टेंट है ना, और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। देखो यहां पे अपने को क्या चेंज लेकर आना है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, अपन को कौन सा चेंज लेकर आना है, कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन का चेंज क्या है, अगर इक्विलिब्रियम पे किसी भी साइड की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जैसे इस साइड को मैंने इंक्रीज किया तो ये
इस साइड को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये साइड कम कैसे किया जा सकता है? अपने आप को या तो बाहर निकाल दे कंटेनर के, नहीं, ये क्या होगा, ये जितना एडिशनल हुआ वो उतना रिएक्ट करता जाएगा। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो वो प्रोडक्ट जाएगा, और अगर प्रोडक्ट को बढ़ाओगे तो वो अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, यानी रिएक्टेंट जाएगा। इसको कम करोगे तो ये रिएक्टेंट की तरफ आएगा, प्रोडक्ट को कम करोगे तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ये आपका, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड देन इट इज मूव्ड फॉरवर्ड, अदरवाइज बैकवर्ड। वॉल्यूम का इफेक्ट देखने से पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रेशर का चेंज क्या होगा। ये इक्विलिब्रियम कंटेनर है ना, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है वो कांस्टेंट रहती है इक्विलिब्रियम पे। तो सपोज आपकी रिएक्शन है वही N2 गैस प्लस 3H2 2NH3 गैस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने यहां पे प्रेशर बढ़ाया तो इनके पार्शियल प्रेशर में कुछ चेंज आएगा। भाई टोटल प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो इनके पार्शियल प्रेशर में चेंजेस आएंगे। पार्शियल प्रेशर क्या होगा N2 का, मोल्स ऑफ N2 ठीक है, ये यहां पे लिखा है। आप टोटल प्रेशर चेंज करोगे तो प्रेशर ऑफ N2 में चेंज आएगा, है ना। इसी तरह प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ H2 में चेंज आएगा, है ना। प्रेशर ऑफ NH3 N ऑफ NH3 अपॉन टोटल N इंटू टोटल प्रेशर। तो देखो, आप अगर चेंज करोगे टोटल प्रेशर में, बढ़ाओगे, तो क्या होगा, इनके पार्शियल प्रेशर चेंज होंगे। अब देखो रिएक्शन कुछ इस तरह है, ठीक है। तो इनका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये सब कांस्टेंट रहना चाहते हैं। तो आप देखो यहां पे 4 पार्टिकल्स हैं, यहां पे 2 पार्टिकल्स हैं। नेट चेंज जो है सभी के अंदर हो रहा है, लेकिन यहां ज्यादा हो रहा है, वहां कम हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे 4 पार्टिकल्स का प्रेशर चेंज हो रहा है, यहां पे 2 पार्टिकल्स का प्रेशर चेंज हो रहा है। तो यहां पे आपका प्रेशर का इंक्रीमेंट ज्यादा दिखेगा, यहां पे कम दिखेगा। तो होगा क्या, फॉरवर्ड रेट बढ़ जाएगी, बैकवर्ड रेट भी बढ़ेगी, लेकिन उस तरीके से उतने अमाउंट में नहीं बढ़ेगी। यानी नेट इफेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और फॉरवर्ड में क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है, गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। यही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, तो वही चेंज इनके पार्शियल प्रेशर में भी आएगा, इसके में भी आएगा। इसके में ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 1 पार्टिकल है, तो इसका नेट इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए वो बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है। तो यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं होता है, यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो कम गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पे वो मूव करेगा। देखो ये बढ़ रहा है तो इसको कम होना पड़ेगा, यानी कि ये अपने आप को मिनिमाइज करेगा, ये भी मिनिमाइज करेगा, ये भी मिनिमाइज करेगा। ज़्यादा कौन मिनिमाइज करेगा, जहाँ पे चेंज कम देखने को मिला है। इसीलिए जहाँ पे भी प्रेशर बढ़ाया जाएगा, लेस गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेगा। और आप खुद सोचो कि मान लो ये कंटेनर है ना, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो गैसेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो सिस्टम कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब जहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है, राइट। तो तभी तो प्रेशर कम है उसका, इसलिए वो लेस गैसियस मॉलिक्यूल की तरफ मूव करेगा। प्रेशर इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर, हेंस इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच देयर आर लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस फॉर्म्ड। क्लियर, समझ में आ गई बात। आ जाओ वॉल्यूम पे। तो जो प्रेशर का इफेक्ट है वो वॉल्यूम का इफेक्ट का इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जहां ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल है ना, इन द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा ज़्यादा मोल्स की तरफ मूव करेगा, है ना। डेल्टा एन जी 0 से बड़ा है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के गैसियस मोल ज़्यादा है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे ये फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे ये बैकवर्ड जाएगा। डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, यानी कि आपके रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड मूव करेगा और वॉल्यूम बढ़ाने पे बैकवर्ड मूव करेगा। इस पे डेल्टा एन जी 0 पे प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर।
इनर्ट गैस में क्या होता है, वही चीज मैं यहां से समझाऊं आपको। जब आप इनर्ट गैस डालोगे तो टोटल मोल्स बढ़ गए, है ना। तो यहां पे देखा जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है। तो पहला कांस्टेंट प्रेशर पे इसका चेंज देखें। अगर आप इनर्ट गैस डालोगे तो टोटल मोल बढ़ गए। इनर्ट गैस रिएक्ट किसी से नहीं करेगी, लेकिन प्रेशर में चेंज लाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, रिएक्ट नहीं कर रहे, जिससे ये कांस्टेंट है, तो ये बढ़ जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 घट जाएगा, ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा। तो क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ कि टोटल प्रेशर डिक्रीज हो गया। और प्रेशर जब डिक्रीज किया जाता है सिस्टम पे तो क्या होता है, ज्यादा गैसियस मोल्स की तरफ बढ़ता है। इफ इनर्ट गैस इज एडेड देन टू मेंटेन द प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज किया जाता है, हेंस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच लार्जर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। तो वही चीज हो गई कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कहां पे जाएगा वो, जहां पे ज्यादा मोल्स होंगे। तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो ज्यादा मोल्स प्रोडक्ट की तरफ है, यानी वो फॉरवर्ड में जाएगा। कम है तो बैकवर्ड में जाएगा, मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा है तो रिएक्टेंट साइड यानी बैकवर्ड में जाएगा। और अगेन डेल्टा Ng 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वंस अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ x अगर मैं ले लूं तो nx बाय nt इंटू pt। अगर आप क्या कर रहे हो, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो तो इनर्ट गैस से ये टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अंदर जो है वो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि pt बाय nt का रेशियो सेम रहेगा और px में कोई चेंज नहीं आएगा, px में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी इनर्ट गैस पे कोई इफेक्ट आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं देखोगे। क्लियर है यहाँ तक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देख चुके हैं, है ना, किस पर, इक्विलिब्रियम पर। एंडोथर्मिक के लिए आगे और एक्सोथर्मिक के लिए पीछे। आप चाहे तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ln k डेल्टा H, ठीक है, प्लस 1/T RT समथिंग, ठीक है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देख चुके हैं। एंडोथर्मिक के लिए आगे बढ़ेगा इंक्रीज करने पे, एक्सोथर्मिक के लिए पीछे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक। फॉर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेस देन 0 में बैकवर्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एंडो, एक्सो के लिए उल्टा। वेपर प्रेशर क्या होता है, बेसिकली आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। वेपर प्रेशर बेसिकली ये लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट है, बट यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से कभी कभी पूछ लेता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट दैट टेम्परेचर। ये इक्वेशन अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर, आगे बढ़े, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। N2O4 से NO2 जा रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए बी द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट, यानी कि ली शैटिलियर का क्वेश्चन है। पहला क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करते ही बैकवर्ड और टेम्परेचर इंक्रीज करते ही फॉरवर्ड। तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। यानी पहला टुवर्ड्स रिएक्टेंट, फर्स्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट, और सेकंड क्या है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2। आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करते ही क्या होगा कि वो लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल की तरफ जाएगा, यानी कि वो कहां जाएगा, वो बैकवर्ड जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, N2O4 की तरफ। यानी कि दोनों केसेस में कहां जाएगा वो, रिएक्टेंट, फर्स्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट, सेकंड टुवर्ड्स रिएक्टेंट। अब देखो यहां पे अपन ने एक कैच है ना, यहां पे एक कैच क्या है कि ये तो करेक्ट है लेकिन ये इनकरेक्ट है। रीजन, क्योंकि आप क्या डाल रहे हो यहां पर, N2 डाल रहे हो, कहां गया, है ना। तो N2 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, है ना, N2 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यू कैन से इट इज जस्ट लाइक व्हाट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो नो चेंज आ जाएगा, यानी टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड नो चेंज। आपका आंसर बी हो जाएगा। देखो कैसे, टुवर्ड्स रिएक्टेंट और नो चेंज। नो चेंज क्यों आया, क्योंकि N2 वहां पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही कोई प्रेशर में उनके चेंज डालेगा, क्योंकि वो इंटरफेयर करेगा ही नहीं N2, ना तो N2O4 से ना NO2 से। चलिए, तो आपका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन। मैंने आपको बताया था जब आप रिएक्शन को रिवर्ट करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन जब ऐड करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, है ना? क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखो, मेरे को कोई रिएक्शन दे रखी है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो मुझे इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से निकालना है। कैसे? रिएक्शन को उल्टा करोगे तो K 1/K हो जाएगा, है ना? और अगर ऐड करोगे तो K क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? अब देखो, मेरे को नेट रिएक्शन ये दे रखी है, दिस इज आवर नेट रिएक्शन, है ना? तो मुझे इसको टारगेट बना के काम करना है। SO3 चाहिए मुझे, कितना? 2। तीसरी चीज और, रिएक्शन को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे K उसकी पावर में चला जाता है। जैसे SO3 है तो 2SO3 मुझे चाहिए, कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो मैंने लिख दिया 2S प्लस 3O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? K2 10 की पावर 129, है ना? अब देखो, मुझे क्या चाहिए? 2SO2 कहां से मिलेगा? इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करूंगा, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? SO2 गिविंग S प्लस O2, गिविंग S प्लस O2। जब आपने उल्टा किया तो K1 डैश क्या हो गया? 1/10 की पावर 52, 1/10 की पावर 52। अब 2 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि मुझे 2SO2 चाहिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से ये हो गया, 2 से ये हो गया। तो जब ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना? जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, आपके 2S से 2S गया, 2 से 1 गया, तो 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3। ठीक है, अब जब ऐसा किया तो K क्या होने चाहिए? मल्टीप्लाई। तो इसका K कितना है? K नेट कितना आ जाएगा? 10 की पावर 129, है ना? इनटू 1/10 की पावर 52 का स्क्वायर, 10 की पावर 104, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 25, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़े, आंसर A हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, यहां पे कभी कभी रिएक्शन में आपको हो सकता है इरिवर्सिबल का साइन दे दे, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा H माइनस दे रखा है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और Kc दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर 16। इस Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज है, तो मैं यहां से एक इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकता हूं कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो तब रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रोडक्ट साइड पे होती है। Which of the following statement is incorrect? The equilibrium constant decreases as the temperature increases. तो ये बात तो सही है ना? क्योंकि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बात भी सही है। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता तो तब क्या बोलते हैं? तब भी यही आंसर होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है। हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन उसका डायरेक्शन बदल जाता, इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ जाता, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। थर्ड देखो, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाते ही कहां जाता है? लेस नंबर ऑफ मोल्स, और लेस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में किस तरफ है? गैसियस मोल्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना? क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे देखा जाएगा। 2 और 1 3, और प्रोडक्ट में 2, तो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन अपने को क्या बताना है? गलत बात। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है ना? अपने को क्या बताना है? गलत बताना है इसमें, है ना? क्या बताना है? गलत बताना है, ठीक है। तो यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव ऑफ द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, ये बात आधी सही है आधी गलत है। ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीशन कभी कंप्लीट होती नहीं है ना? एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। कैटलिस्ट का काम यहां पर क्या होता है? जरूरी नहीं कैटलिस्ट आपको चाहिए, कैटलिस्ट आपको तब रिक्वायर्ड होता है जब आप रिएक्शन को जल्दी कराना चाहते हो या फिर देरी से कराना चाहते हो, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम वो हो जाता है। तो यहां पे अपना आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एन एसिड आर H2A आर दिस एंड दिस, द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आयनिक में पूछता है। H2A को अपन ने लिखा H प्लस प्लस HA नेगेटिव, ये HA नेगेटिव टूटेगा,
H प्लस प्लस A 2 नेगेटिव, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये HA नेगेटिव से HA नेगेटिव गया, H2A किसके बराबर हो गया 2H प्लस प्लस A 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इनका क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेट। तो आपका आंसर यहां पर सी हो जाएगा। कैसे आप देखोगे तो ये प्रॉपर टोटल यानी कि सारा का सारा H प्लस टूट गया, तो उसका एक्सप्रेशन ये बनेगा, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड 5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आपका। क्लियर, आगे बढ़े। Phosphorus pentachloride dissociates as follows in a closed reaction vessel. PCl5 2 tri PCl3 plus Cl2, all gases, है ना। If total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P and degree of dissociation of PCl5 is X, then the partial pressure of PCl3 is T equal to 0 पे 1 0 0, T equal to इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स तो 1 और ये एक्स, तो टोटल प्रेशर क्या हुआ, सॉरी टोटल मोल्स कितने हुए 1 प्लस एक्स, है ना। तो आप अगर पार्शियल प्रेशर देखो तो इसके मोल कितने हैं इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितने हैं 1 प्लस एक्स, और टोटल प्रेशर कितना है स्मॉल पी। इसका देखो तो x इसके मोल अपॉन टोटल मोल्स 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर स्मॉल p। इसका देखो मोल्स इसके x टोटल में 1 प्लस एक्स मोल इंटू स्मॉल p, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों के मोलर रेशियोज क्योंकि सेम है इसलिए सेम आएगा। तो अपन से क्या पूछा है उसने, इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज p एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिया है ना। 1 क्यों लिया है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 1 में से कितना डिसोसिएट हुआ है ना। आपको क्या बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो एक्सप्रेशन में देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है x अपॉन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स इंटू पी, वन एंड द सेम थिंग। फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी ए आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर। An amount of solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at temperature and 0.5 atm. ये जो डिसोसिएट होता है अमोनिया में और H2S में, NH3 प्लस H2S, ये भी गैस है ना, तो इसमें टूटता है T इक्वल टू 0 पे। ये सॉलिड है ना, इसको 1 मान लेते हैं। अच्छा, सॉलिड का एक्टिव मास 1 माना जाता है ना। ये 0 है रिएक्शन के हिसाब से, लेकिन कंडीशन के हिसाब से उसमें ऑलरेडी 0.5 एटीएम अमोनिया पड़ा है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब ये टूटना स्टार्ट नहीं हुआ है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डीकंपोजेस टू यील्ड NH3 and H2S gases in the flask. When the decomposition reaction reaches equilibrium, the total pressure in the flask rises to 0.8. मान लो जब इक्विलिब्रियम आया तो इसका कितना अमाउंट x टूटा, उस x अमाउंट के टूटने से लेट से इसके पार्शियल प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ p, और जितना इसके में हुआ उतना इसके में भी हुआ p, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.84, तो 2p इज इक्वल टू 0.84 माइनस 0.50 कितना आया 4, 0.44 2p, ठीक है, सॉरी 0.34 है ना। तो p कितना हो गया आपका 0.17, ये p की वैल्यू आ गई। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ NH4HS एट दिस टेम्परेचर निकालना है। जब कुछ गिवन नहीं हो, सभी कुछ गैसेस में हो, तो कंसीडर पार्शियल प्रेशर। तो यहां पे टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.17 यानी 0.67 इक्विलिब्रियम पे, और ये कितना हुआ p, तो 0.17 है ना। इसको मैं मार्क कर देता हूं p इक्विलिब्रियम है ना, दोनों के पार्शियल प्रेशर गिवन है, तो kp क्या हो जाएगा 0.67 इंटू 0.17, दोनों का कोफिशिएंट 1 है इसलिए पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर एज ए 0.11।
ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपन आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आयनिक इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करते हैं और इस 3 चैप्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, राइट? देखो, सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम ही होता है, बट एक तरफ आपके आयंस कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में एक तरफ आपको आयंस मिलेंगे। यानी कि कोई स्पीसी जब आयंस तोड़ती है तो 3 तरीके का रिएक्शन होता है, 3 तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। या तो होता है एसिड, या तो होता है बेस, या तो होता है सॉल्ट। तो इन्हों तीनों की ही केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। अब सॉल्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि ऐसी स्पीसी जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी कि 100% डिसोसिएशन हो जाए, तो सॉल्ट जो है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। तो यहाँ पे जो वीक एसिड और बेस हैं उनकी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बताता है? एसिड और बेसिस के डिसोसिएशन के बारे में बताता है जब वो वीक हैं, है ना? तो वीक मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। अब वही चीज कि आपका एक एसिड है HA, वो टूट रहा है किसमें? H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। एसिड वो होता है अरीनियस के हिसाब से, अरीनियस का, है ना, जो आपको H प्लस तोड़ के दे, और अरीनियस का बेस वो होता है जो आपको OH माइनस पानी में दे दे। ठीक है, अब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वही, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 अपॉन इसकी पावर 1, तो H प्लस A माइनस अपॉन HA, है ना। ये C है इनिशियल में, टूटा कितना? X और X। X क्या होता है? अल्फा इक्वल टू एक्स बाई सी, तो X कितना हो गया? C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, कॉमन ले लिया तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया, है ना। ये आपका K हो गया। अब अगर अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जनरली बहुत कम होता है, तो अगर वो काफ़ी कम है 1 के मुकाबले, तो कोई भी छोटा नंबर जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो इतना चेंज नहीं लेकर आता। तो हम इस अल्फा को जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं और Ka किसके बराबर हो जाता है? C अल्फा स्क्वायर के बराबर, है ना। तो देखो यहाँ पे अल्फा जो आएगा अंडर रूट K बाई सी आएगा। अगर मैं देखूँ अल्फा अंडर रूट K बाई सी है, तो C क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो अल्फा प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका रूट ऑफ वॉल्यूम। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उसको अपन कहते हैं डाइल्यूशन, है ना। सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो किसी वीक बेस के लिए भी सेम लॉ होगा, यानी कि आपका अल्फा जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, वो डाइल्यूशन पर किसके लिए? वीक एसिड वीक बेस के लिए इंक्रीज होता है। तो अल्फा इंक्रीजेस इफ V इंक्रीजेस एंड इफ C डिक्रीजेस। ठीक है, किस किस के लिए? वीक एसिड और वीक बेस दोनों के लिए, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा जाता। ठीक है, एसिड और बेस अगर आप पढ़ रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बार बार यूज होगी, वो होगी pH। pH क्या होता है? pH बेसिकली आसान भाषा में माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होता है, जिसको आप एक्टिविटी ऑफ H प्लस भी बोलते हो, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है ना। यानी कि H प्लस इस केस में एक्टिविटी यानी उसकी मोलर कंसेंट्रेशन, है ना। तो आप pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस अगर निकाल लेते हो तो आपका क्या आ जाएगा? pH आ जाएगा। और अगर आप देखो तो H प्लस कैसे निकालते हैं? H प्लस अभी हमने देखा, H प्लस किसके बराबर है? C अल्फा। तो H प्लस कैसे निकाला जाता है? वीक के केस में C अल्फा के बराबर। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया। तो H प्लस इज इक्वल टू C हो जाएगा किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, है ना। तो यहां पे जो C हम लिख रहे हैं मोनो बेसिक एसिड है। अगर आपका एसिड के पास एक ही H प्लस है रिप्लेस होने को, तो आप इसको मोलर कंसंट्रेशन बोल सकते हो। अदरवाइज C जो है यहां पर क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी ऑफ वीक एसिड। और इसी तरह अगर OH माइनस पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा? C अल्फा वीक बेस के लिए और C स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। और C क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ वीक एसिड,
वीक बेस या वीक एसिड की नॉर्मेलिटी, है ना। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस भी लिख सकते हो, सी अल्फा आपका वीक एसिड वीक बेस के लिए, है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो पीएच की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है, तो माइनस ले गए इधर, माइनस पीएच, एंटी लॉग ले लोगे तो 10 की पावर, तो एच प्लस 10 की पावर माइनस पी एच ओ एच माइनस फ्रॉम द सेम इक्वेशन 10 की पावर माइनस पी ओ एच। एक होता है के ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, अगर आप माइनस लॉग के ए ले लोगे तो माइनस लॉग एच प्लस की तरह ये पी एच की जगह पी के ए हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं आपसे कहूँ पीछे जाओ, जिसका के ए ज़्यादा है उसका एच प्लस ज़्यादा है, जिसका एच प्लस ज़्यादा है वो ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब अगर जिसका एच प्लस ज़्यादा है उसका के ए ज़्यादा है, जिसका के ए ज़्यादा है उसका नेगेटिव लॉग ऑफ के ए कम है, यानी कि पी के ए अगर कम है तो मोर एसिडिक है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। पी के बी अगर कम है तो सॉल्यूशन मोर बेसिक एंड वाइस वर्सा, यानी सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो आपका पीके कम होता है, पीके ज्यादा है मतलब आपका सॉल्यूशन की एसिडिटी एसिडिक नेचर कम है। क्लियर। यहीं पे आता है पानी, क्योंकि सारा काम पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है, आपके सोल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल सारे वाटर के अंदर होते हैं। तो वाटर एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वाटर का पीएच हमेशा मिड पॉइंट पे होता है, जिसको वैल्यू दे रखी होती है 7 रूम टेम्परेचर पे। यहाँ से लेके 14 तक हमारा बढ़ता है और घटते हुए 0 तक आ जाता है। ये इसकी रूम टेम्परेचर की वैल्यूज हैं, है ना। यानी ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 12 तक आ जाता है, लेकिन अब ये मिड पॉइंट 7 की जगह 6 आ जाता है ना। ये कब 90 डिग्री सेल्सियस, और यही 0 से 16 हो जाता है कब, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के लिए, तब आपका 8 आ जाता है। यानी कि 8 क्या है, पीएच ऑफ वाटर, ये 6 क्या है, पीएच ऑफ वाटर, ये 7 क्या है, पीएच ऑफ वाटर। तो जनरल केस अपन क्या लेके चलते हैं, 7 वाला। प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं, तो इसीलिए उसको न्यूट्रल बोला जाता है। वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वो मोलैरिटी 55.55 या 55.56 निकल कर आती है, ठीक है। जैसे बोलूं एक मोल में कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है, कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो एक मोल में 18 ग्राम, यानी डेंसिटी प्योर वाटर की 1 है, या मैं ये बोल दूं 18 ml। तो वाटर की कंसेंट्रेशन कितनी हुई, मोल्स बाय वॉल्यूम, हम ml में है, इनटू 1000 करोगे तो 1000 बाय 18 कितना निकल कर आता है, 55.5, है ना। वाटर एक सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर कोई भी चीज प्रेजेंट हो, चाहे खुद वाटर प्रेजेंट हो, वीक एसिड प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो, उनमें प्रेजेंट H प्लस जो कि खुद वाटर से आए हैं, या फिर किसी वीक एसिड से आए हैं, या फिर किसी वीक बेस से आए हैं, या कहीं से भी आए हैं, या किसी सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस के बाद आए हैं, उसके पास Kw की वैल्यू की एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, है ना। आपका Kw 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर माइनस 14 रहता है, क्योंकि देखो पीएच अगर 7 है प्योर वाटर की, तो H प्लस कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 7, तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 फ्रॉम OH माइनस, क्योंकि सेम है, उसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 हो गई। 10 की पावर माइनस 14 हो गई तो दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 कांस्टेंट रहेगा, उसको अपन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलेंगे। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस 10 की पावर माइनस 4 है तो OH माइनस 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 14 बना रहे। इसका मतलब H प्लस ज्यादा है अगर OH माइनस से तो सॉल्यूशन एसिडिक है, H प्लस कम है OH माइनस से तो सॉल्यूशन बेसिक है। तो देखो pH POH के बराबर होता है, अगर H प्लस ज्यादा है तो pH कम होगा। तो देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस 10 की पावर माइनस 4 कितना हुआ, 4, और POH देखोगे तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 10, तो POH हो गया 10। तो जिसका H प्लस ज्यादा pH कम, OH माइनस कम तो POH ज्यादा, यानी pH 7 से कम है तो H प्लस 10 की पावर माइनस 7 से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा।
अगर pH 7 से ज़्यादा है तो H प्लस 10⁻⁻7 से कम है ना। तो इसीलिए आपका सोल्यूशन में OH माइनस ज़्यादा रहेगा, यानी सोल्यूशन बेसिक होगा। और अगर दोनों की pH सेम है तो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर की बात करें तो ये वैल्यू फिक्स रहती है 1.8 इंटू 10⁻⁻7 या फिर 1.8 इंटू 10⁻⁻9 फ्रैक्शन में होती है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर याद रखना है, हालांकि काम नहीं आता बट याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 10⁻⁻16 वाटर इज वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट। पीकेबी की बात करें वाटर के, तो वाटर का पीकेबी 15.74, इसकी जरूरत है नहीं इतनी। के और केबी की बात करें, देखो क्या होता है आपके पास के और केबी जानने के लिए अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। ये आपके पास क्या है? एसिड। ये डिसोसिएट हुआ किसमें? H प्लस प्लस HA माइनस। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? डिसोसिएशन, है ना, जिसमें इसने H प्लस निकाला, तो ये क्या है? एक वीक एसिड है। अरीनियस के हिसाब से जो OH माइनस देता है वो बेस होता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से जो H प्लस लेता है वो क्या होता है? बेस होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि HA माइनस ने, मान लो HA माइनस है कुछ, एक तो वो इसका प्रोडक्ट है, और मान लो कि HA माइनस कोई स्पीसी है, ये H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगी? H2A। HA माइनस ने क्या किया? H प्लस को गेन किया, तो ये क्या हुआ? आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये H2A और HA नेगेटिव में एक H का डिफरेंस है, तो H2A और HA नेगेटिव ये कहलाए कॉन्जुगेट पेयर। क्या कहलाए? कॉन्जुगेट पेयर। एक स्पीसी आपका H प्लस देता है, दूसरा आपका H प्लस लेता है, तो ये पेयर क्या कहलाया? कॉन्जुगेट पेयर। और एक H प्लस देता है तो एसिड, एक H प्लस लेता है तो बेस, तो कॉन्जुगेट पेयर कौन से वाले? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं मान लेता हूं K, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं मान लेता हूं KB। तो इस केस में क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर के केस में K इंटू KB KW के बराबर होता है। दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लो, तो PKA प्लस PKB ये आपका 14 के बराबर हो जाएगा। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में आपका PKA और PKB की वैल्यू क्या होती है? 14 के बराबर होती है ना। समझ में आ गई बात? इस तरीके से अपन निकालते हैं। जैसे H2SO4 तो खैर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपन ले लेते हैं किसका केस? H3PO4। ये टूटा H2PO4 माइनस प्लस H प्लस में, है ना। फिर आपका इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K, और H2PO4 नेगेटिव ने H प्लस लिया, H3PO4 बनाया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KB मान लेता हूं, तो इस KB और इस Ka का प्रोडक्ट जो है वो 10⁻⁻14 होगा। क्लियर? ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है और किसी एसिड बेस पेयर के लिए नहीं। ठीक है, अब पीएच का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैसे निकालोगे? मान लो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है ना, मान लो आपको HCl, HNO3, H2SO4 ये दे रखा है, तो इसमें डायरेक्टली H प्लस जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, है ना। अगर मोनोबेसिक है यानी जिसके पास एक H प्लस है तो उस केस में डायरेक्ट मोलैरिटी बोल सकते हो, अदरवाइज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ठीक है, अब अगर मान लो कि H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मोलर है, तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे? नॉर्मेलिटी। ठीक है, लेकिन अगर H प्लस 10⁻⁻6 से बराबर या फिर लेस है तो H प्लस किसके बराबर हो जाता है? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड किसकी? स्ट्रॉन्ग एसिड की, प्लस 10⁻⁻7 वाटर का ऐड हो जाता है, क्योंकि 10⁻⁻6 से कम होना मतलब कि कंपैरेबल टू H प्लस, जितना आप एसिड से एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना वाटर भी दे रहा है, तो वो भी H प्लस में कंट्रीब्यूट कर देगा। तो नेट जो होता है अगर 10⁻⁻6 है तो H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर हमने लिया ही नहीं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बराबर या कम है तो अपन H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यही स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगा।
यही स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगा कि अगर वाटर नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए 10⁻⁻⁶ से कम या उससे बराबर होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो सिर्फ OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से ही आएगा। क्लियर? pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जब आप दो एसिड को मिला रहे हो तो उसके मोल्स भी मिक्स हो रहे हैं, वॉल्यूम भी मिक्स हो रहा है। H+1 N of 1 upon V1, तो N1 क्या हुआ? H+1 H+1 V1। सिमिलरली N2 क्या हो जाएगा? H+2 V2 एंड सो ऑन। तो टोटल मोल्स ऐड हो गए, तो नेट H+ क्या हुआ? नेट H+ क्या हुआ आपका? H+1 V1 प्लस H+2 V2। टोटल वॉल्यूम क्या हुआ? V1 प्लस V2। वही चीज़ है कि H+ नेट क्या हुआ? N1 V1। H+ मैंने क्या कहा था कि नॉर्मेलिटी को लेना है, तो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेसिस N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो अगर आप, तो एसिड बेस मिक्स ना होके एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, तो वहां पे H+ जो हो जाएगा वो हो जाएगा N1 V1 प्लस की जगह माइनस N2 V2, क्योंकि दोनों के मोल्स एक दूसरे को खा जाएंगे। जिसके बचेंगे वो अगर एसिड है तो सॉल्यूशन एसिडिक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि N1 V1 ग्रेटर देन N2 V2। N1 V1 मोल्स ऑफ एसिड और N2 V2 सॉरी मोल्स नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड N2 V2 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक, क्लियर? तो ये ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक, लेकिन टोटल वॉल्यूम क्या हो रहा है सॉल्वेंट का, तो ऐड होगा। OH माइनस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, N2 V2 माइनस N1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये है तो सॉल्यूशन एसिड, और अगर N1 V1 लेस है N2 V2 से तो सॉल्यूशन बेसिक। ठीक है, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला हो गए अपने। क्लियर? pH ऑफ वीक एसिड C∝² देख चुके हैं। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K/C। अल्फा बढ़ाओगे सॉरी C बढ़ाओगे अल्फा घटेगा, अल्फा C घटाओगे अल्फा बढ़ेगा। ठीक है, और H+ घटाओगे तो pH बढ़ेगा। क्लियर? pH बढ़ेगा यानी डाइल्यूशन करते ही आपका pH भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड, H+ को अपन C∝ बोलते हैं, तो C1α1 बाई C2α2। ठीक है, अब अपन H+ को क्या बोलते हैं? C∝, और अल्फा को क्या बोलते हैं? अंडर रूट K/C। तो H+ किसके बराबर हो गया? अंडर रूट K/C। किसके बराबर हो गया? अंडर रूट K/C। तो वही रिलेटिव स्ट्रेंथ को K1C1 अपॉन K2C2 के अंडर रूट से भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में आपको प्रोसेस की जगह यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोलाइसिस में जो वीक एसिड का आयन आएगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके pH की वैल्यू को बढ़ा देगा, है ना। तो KH हो जाएगा KW/Ka। Ka क्या है? वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और pH देखो बढ़ गया 7 + ½ pKa प्लस ½ log C। वीक एसिड आपने CH3COOH लिया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लिया होगा, तो आपका सॉल्ट जो रहा होगा वो CH3COONA रहा होगा। पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो एसिटेट आयन वाटर के H+ को लेके CH3COOH बना देगा, और Na+OH- के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि NaOH पानी में Na+ और OH- फॉर्म में ही मिलता है। तो ये Na+ इस Na से चला गया, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H2O गिविंग CH3COOH प्लस OH-। तो सॉल्यूशन में OH- फॉर्म हो रहा है, इसलिए pH की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए 7 में प्लस हो रहा है, मतलब pH की वैल्यू वाटर की जो थी 7 उससे बढ़ गई। तो जैसे ही आपने ये सॉल्ट पानी में डाला pH की वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई? ½ pKa प्लस ½ log C से। यहाँ पे C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक, आगे बढ़े। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में उल्टा हो जाएगा, KW/Kb। Kb वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब आप वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो तो pH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, इसलिए -½ pKb -½ log C। उधर
हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी ऐड हो रहा है, यहाँ पे हाफ पी के भी माइनस हाफ लॉग सी मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वीक एसिड वीक बेस, इसमें मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस होता है। मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि इनमें कैटायन और एनायन दोनों रिएक्ट करते हैं वाटर से और सॉल्यूशन को मे बी एसिडिक मे बी बेसिक बता सकते हैं कि ए की वैल्यू डिसाइड करेगी वो के डब्ल्यू बाई के बी, के डब्ल्यू अपॉन के बी। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी कांस्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस चेंज नहीं हो रहा है। जहां अल्फा होता था डिसोसिएशन के लिए, वहां पे स्मॉल h है हाइड्रोलाइसिस के एक्सटेंट को बताने के लिए, यानी हाइड्रोलाइसिस का एक्सटेंट वीक एसिड वीक बेस में अनअफेक्टेड है ना। तो इसीलिए इसकी pH जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि पीके भी कांस्टेंट, पीके भी कांस्टेंट, तो pH भी क्या हो गई कांस्टेंट, है ना। यानी कि ये आगे चल के बफर की तरह भी काम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो पूछें अगर नो हाइड्रोलाइसिस केस किसका है, SASB, और मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस केस किसका है, WB टाइप के सॉल्ट का। हाइड्रोलाइसिस नहीं है तो वही आपका pH 7 आ जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्ट ही नहीं करा, तो आयंस बस घूम रहे हैं आवारों की तरह, स्पेक्टेटर आयंस की तरह घूम रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवैलेंट नहीं है, पॉलीवैलेंट है ना, पॉलीवैलेंट एनायंस एंड कैटायंस, जैसे Na3PO4 है। पॉलीवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 नहीं हो। तो पहला Ka1 KH3 KW, Ka1 KH2 KW, Ka3 KH1 KW के बराबर है ना। फर्स्ट स्टेप के हाइड्रोलाइसिस से ही बता देते हैं, CH² अपॉन 1 माइनस H, H क्या है हाइड्रोलाइसिस, H क्या हो जाएगा √KH1, तो OH माइनस, ठीक है, CH, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ना। तो OH माइनस बनेगा CH के बराबर √KH1 इंटू C, और H प्लस क्या हो जाएगा 10 की पावर -14 से डिवाइड करके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, pH हाफ PKW प्लस PKA3 प्लस log C आ गया। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कांस्टेंट pH मिक्सचर, कांस्टेंट pH मिक्सचर्स, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH कांस्टेंट रहती है उसे अपन बफर्स कहते हैं। बफर सिंपल बफर होते हैं, आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज द केस ऑफ सिंपल बफर। बफर सॉल्यूशन दूसरा होता है मिक्स्ड बफर, जिसमें एसिडिक बफर और बेसिक बफर होते हैं। आप एक वीक एसिड और एक वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बना है उसको मिक्स कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, बफर सॉल्यूशन, यानी दिस प्लस दिस इज योर बफर सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड लिया गया है इसलिए नाम एसिडिक बफर है। जिसकी pH की वैल्यू क्या होती है, pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट ये है आपका और एसिड ये है, ठीक है। CH3COONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, पानी में डालोगे या मेल्ट करोगे तो इसका सॉल्यूशन आयनाइज हो जाएगा कंप्लीटली, यानी आपके पास CH3COOH, क्योंकि वीक एसिड है तो ये थोड़ा सा पार्शियली आयनाइज रहेगा, कुछ ये रहेगा, और एसिटेट जो है वो सोडियम से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। तो काम का यही है, Na प्लस यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन है, Na प्लस स्पेक्टेटर आयन है, तो काम सिर्फ इसका ही है। तो आप कॉन्जुगेट बेस और एसिड भी बोल सकते हो कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। उसके मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, एसिडिक बफर, है ना। बेसिक बफर में सेम हो जाएगा कि वीक बेस और वीक बेस का कॉन्जुगेट यानी NH4OH या फिर NH4OH प्लस NH4Cl या फिर NH4OH प्लस NH4 प्लस, वीक बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। इसका फॉर्मूला हो गया POH PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मुलेज ही फॉर्मुलेज हैं इस चैप्टर में आयनिक में, तो वही अपने को याद रहने चाहिए, क्योंकि वो वैल्यूज पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, बफर समझ में आ गया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही समझा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। आप ये सोचोगे बफर कैपेसिटी पढ़ाओ सर, क्वेश्चन नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं है उसको पढ़ाने का। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ आपके सॉल्ट्स होते हैं जैसे AXBY है ना, वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। सॉल्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज जरूर होते हैं, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी जितना पार्ट सॉल्युबल होगा वही तो आयनाइज होगा, क्योंकि आयनाइज होने के लिए कंडीशन क्या है कि उनका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों,
पार्शियली सॉल्युबल। तो कोई सॉल्ट अगर पार्शियली सॉल्युबल है तो वो क्या करेगा, अपना 100% आयनाइजेशन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सॉल्ट अगर पार्शियली सॉल्युबल है तो वो पार्शियली डिसॉल्व होगा, पार्शियली डिसॉल्व होगा तो वो चाहे फिर 100% आयनाइज हो सकता है। यानी कि अगर ये पार्शियली सॉल्युबल हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट के बीच का इक्विलिब्रियम है, तो पार्शियली सॉल्युबल हुआ है ना। अब ये जो है, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयनाइज हो जाएगा। तो एक्स ए प्लस वाई बी माइनस एक्स एक्वस में, यानी कि जो पार्ट सॉल्ट का सॉल्युबल हुआ वो 100% आयनाइज हो गया। तो ये स्टेप अपन ओमिट कर देते हैं और इसको डायरेक्टली लिख देते हैं ए एक्स बी वाई। ये तो रहेगा नहीं क्योंकि ये जैसे ही बना ये 100% आयनाइजेशन में टूट जाएगा। तो एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव में टूट जाता है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम नॉट बिटवीन डिसोसिएशन बट इक्विलिब्रियम बिटवीन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा आयंस में प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट जितना ज्यादा इनसॉल्युबल होगा उतना सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो व्हाट इज केएसपी? केएसपी कुछ नहीं, इनकी आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इनकी आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो केएसपी क्या हो जाएगा, इसकी आयनिक कंसंट्रेशन कितनी है, ए प्लस वाई की पावर एक्स बी एक्स माइनस की पावर वाई। ठीक है, इस सॉल्ट के लिए। अब सपोज ये इनिशियली 1 है, कितना पार्ट सॉल्युबल हुआ, S, तो ये बनेगा XS और ये बनेगा YS। S क्या है यहां पे, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी कि भाई जितना सॉल्युबल हुआ है उतना 100% आयनाइज हुआ है। तो आयनाइजेशन की फिक्र नहीं है हमें, यहाँ पे कितना पार्ट सॉल्युबल हुआ है उसकी फिक्र है। S सॉल्युबल हुआ है तो XS बना ये और YS बना B। तो A प्लस वाई की जगह पे अपन क्या रख देंगे, XS की पावर X और B कितना बना, YS की पावर Y। ठीक है, तो XS की पावर X, YS की पावर Y, तो X की पावर X, S की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर Y, तो X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। ये यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आ गया, X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। इसमें पुट करो, X क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कैटायन, Y क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एनायन, S क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट विच इज गिवन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर क्या डाला, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट है उसकी एक डेफिनेट सॉल्युबिलिटी रहेगी, उसकी एक डेफिनेट सॉल्युबिलिटी रहेगी, है ना। वो सॉल्ट अंदर जाते ही कैटायन में टूटेगा, जितना भी सॉल्युबल होगा अपने आयंस में टूट जाएगा फटाफट। तो इनके आयंस की कंसंट्रेशन भी एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, फिक्स्ड वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश करेगा और उसी का मेजरमेंट है केएसपी। तो सपोज अगर A प्लस है वो 2 मोलर रहना चाहता है, मतलब अगर आप ये कहो कि आपका कोई A प्लस बी माइनस यानी AB टाइप का सॉल्ट है ना, उसकी आयंस की कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए, कुछ रहनी चाहिए जिनका प्रोडक्ट KSP है। तो सपोज इसका KSP जो है वो 10 की पावर माइनस 6 है ना। अब A प्लस अगर 2 मोलर आपने लिया और B माइनस आपने 10 की पावर माइनस 4 मोलर लिया, तो यहां पे A प्लस इंटू बी माइनस इसका KSP हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 होनी चाहिए। लेकिन ये इसके प्रोडक्ट को मैक्सिमम कितना अलाउड कर रहा है, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6, और आप जो ऐड कर रहे हो उससे इसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। यानी कि आप जो सॉल्ट अगर डालते जिससे उसके आयंस की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाती, तो वो 10 की पावर माइनस 6 से ज्यादा हो जाती। तो यहां पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने Q लिया था, तो यहां पे अपन QSP लेते हैं और KSP से कंपेयर करते हैं। अब देखो QSP KSP से ज्यादा है तो KSP की वैल्यू को अटेंड करेगा, KSP की वैल्यू को अटेंड करेगा, यानी कि QSP ज्यादा है KSP से, यानी QSP अपनी वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा। कम करने की कोशिश करेगा
तो ये वैल्यू कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर ये कंडीशन आती है जो इससे ज़्यादा है तो ये अपनी सॉल्युबिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा, यानी इनसॉल्युबल होने लगेगा। और इनसॉल्युबल होना यानी सॉल्ट प्रेसिपिटेट होने लगेगा। इफ आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन, अच्छा QSP को KIP भी बोलते हैं, अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम यानी प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। अगर बराबर है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे ही है। यानी कि इसके बाद प्रेसिपिटेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि यह वो कंडीशन है कि आपने आयंस बढ़ा दिए तो प्रेसिपिटेशन, कम कर दिए तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरेंज द, अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके, है ना। अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH। POH कैसे निकालते हैं? POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। कंसंट्रेशन सबकी सेम दे रखी है, लेकिन देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है NaCl। तो बताया था जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तब वो कैसा होता है? न्यूट्रल। यानी कि इसकी pH तो हमें पता है 100% 7 होगी, है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या होगी pH? लेस देन 7। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ग्रेटर देन 7। और ये क्या है? CH3COO Na, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है। तो इसके हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? OH माइनस बनेगा, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 बट लेस देन NaOH, क्योंकि NaOH क्या है? प्योर बेस है और ये क्या है? सॉल्ट है। यानी कि ये भी 7 से ज्यादा होगा, ये भी 7 से ज्यादा होगा, बट सबसे ज्यादा कौन होगा? बी वाला। तो आपका सबसे कम POH किसका आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ POH। यहां पे कर देंगे अपन गड़बड़। क्या कर देंगे? गड़बड़। ये pH का स्केल है, तो अगर मैं pH का ऑर्डर देखूं तो pH में सबसे कम किसका? HCl यानी कि A सबसे कम, फिर किसका? फिर आपका आएगा NaCl यानी कि आपका A B C, इसको D करो, है ना। फिर D A D, फिर किसकी बारी? फिर आपके इस सॉल्ट की बारी यानी C, और फिर आपकी किसकी बारी? B। तो सबसे ज्यादा pH किसकी होगी? B की। लेकिन मुझसे pH नहीं पूछा है, मुझसे POH का सीक्वेंस पूछा है। यानी कि B की सबसे कम, फिर आपकी C, फिर आपकी D, और सबसे ज्यादा A की। तो BCDA, BCDA यानी आपका आंसर, सॉरी B सबसे कम, CDA सेकंड हो जाएगा आंसर, है ना। ठीक है। BCDA कब होगा? मतलब ये कब होगा? थर्ड, जब pH का सीक्वेंस पूछेगा। और ये पूछ रहा है यानी कि आपका किसका सीक्वेंस पूछ रहा है? वो POH का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्लियर? If the solubility product of AB2 is 3.2 into 10 की पावर minus 11 molar cube, then the solubility of AB2 in pure water is, है ना। AB2 is 3, then the solubility, अब AB2 मतलब AB2 salt, X इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूट 1, तो X Y प्लस Y B X माइनस, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये ऐसे टूटा, तो 1 माइनस S, ये टूटा S और ये टूटा 2S में। तो KSP क्या हो जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 और इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है? 2S का पावर 2। तो कितना हो गया? 4S क्यूब हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3.2 यानी 32 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो S क्यूब कितना हुआ? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो अंडर रूट क्यूब में ले लोगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आई? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 2। तो इतनी आ रही है, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, यानी आपका आंसर, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है। तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 होगा। क्लियर? इसका आंसर अपना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। AB2 3.2 है तो 4.8 AB2 इन प्योर वाटर इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा, है ना। 1 नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका
2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा. क्लियर. द KSP फॉर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5. KSP दे रखा है मुझे, है ना. देखो बहुत सारे क्वेश्चन में KSP के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेजर पार्ट KSP से पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट फॉर अ मिक्सचर ऑफ 300 ml ऑफ 0.134 मोलर PbNO3. तो PbNO3 होल ट्वाइस और NaCl, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, PbCl2 प्लस 2 NaNO3. ठीक, ये बैलेंस हो गई. ये कितना है 300 ml इंटू 0.134, यानी कि ये क्या हो गई इसकी, क्या हो गई इसकी वॉल्यूम और ये इसकी मोलैरिटी. तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा. तो 300 इंटू 0.134, तो ये 3 इंटू 13.4, 3 4 12, ठीक है. 13.4 इंटू आपका 3 हुआ, 3 4 12, 3 3 9 10 4, तो कितना हुआ 40.2. ठीक है, तो 40.2 मिली मोल. और NaCl कितना हुआ 100 इंटू 0.4, 100 ml इंटू 0.4, यानी कि कितना हुआ 40 मिली मोल. 40 बाई 2 20, 40.2 बाई 1 1, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट खत्म. तो ये कितना हुआ 40 के 20, तो 20 गया, तो 20.2 मिली मोल. ये भी 20.2 मिली मोल और ये भी 20.2 मिली मोल. अब NaNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है प्लस कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट भी है, लेकिन PbCl2 नहीं है. तो PbCl2 के मोल कितने आ रहे हैं 20.2. तो एक्टिव मास ऑफ PbCl2 अगर मैं देखूं सॉल्यूशन में कितना आ रहा है 20.2 मिलीमोल्स और वॉल्यूम कितना है 100 इसका 300 इसका, तो 400 मिलीमोल अपॉन ये 400 ml, तो कितना हो गया 202 बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3. ठीक है, कितना हुआ 101, तो 50.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर हो गया PbCl2 की सॉल्युबिलिटी. क्योंकि ये कंसंट्रेशन कब आएगी, जब आपका सॉल्युबल अमाउंट देखा जाएगा. सॉलिड के केस में तो सॉल्युबिलिटी देखते ही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस करेक्ट फॉर अ मिक्सचर ऑफ दिस. अब इसका KSP इतना है ना, और इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी आ रही है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी लेट से कितनी S और क्लोराइड की कितनी हुई 2S, तो QSP कैसे निकालेंगे अपन 50.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इसका 4S क्यूब आएगा, यानी कि ये तो S हो गया इंटू 4, तो 4 50.5 का क्यूब इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 339. ठीक है, तो ये -9 ये -5, काफ़ी डिफरेंस है. ये कुछ भी हो, ये डिफरेंस ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है. तो QSP कम है किससे, KSP से. QSP KSP से कम है, यानी इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाएगा. QSP KSP से कम है, यानी आंसर आपका 1 हो जाएगा. Q KSP से ज़्यादा नहीं, कम आएगा, है ना. KSP ये दे रखा है, आपने यहाँ से निकाला 20.2 मिलीमोल, तो 20.2 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 और 300 400, तो यहाँ से अपन निकाल चुके हैं कंसंट्रेशन. ठीक है, इसका 4S क्यूब इतना आ जाएगा. क्लियर, विच इज़ वेरी वेरी लेस. ठीक है, मतलब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर वहाँ पे QSP KSP से ज़्यादा भी आता है तो आपका फिर सेकंड हो जाएगा. If KSP of Ag2CO3 is 8 into 10 की पावर minus 12, the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 molar. Ag2CO3 कैसे टूटेगा, टू Ag प्लस CO3 माइनस 2, तो 1 माइनस S 2SS, तो 4S क्यूब की वैल्यू हो गई 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो S क्यूब हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो सॉल्युबिलिटी हुई क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये इसका सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना. ये इसका सॉल्युबिलिटी हुआ. द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 मोलर AgNO3. अब आप AgNO3 डालोगे तो Ag कितना हो जाएगा
2s प्लस 0.1, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो लेट से इसको अपन क्या बोल देते हैं, डैश बोल देते हैं, ये कम होके ये डैश हो गया और ये 1 माइनस एस डैश हो गया, ठीक है। मान लो इसमें से कुछ रिएक्ट किया तो 2s माइनस एक्स और ये s माइनस एक्स और ये 1 माइनस एस प्लस एक्स, तो ये s माइनस एक्स को हमने s डैश मान लिया जो कि कम है ना, क्योंकि पहले ही सॉलिबिलिटी कम है, उसमें से और x माइनस हो रहा है तो सॉलिबिलिटी और कम हो गई, ठीक है। ये अपना आ गया एक्सप्रेशन। अब अपन को क्या निकालना है, KSP। तो KSP देखें तो क्या होगा, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस का स्क्वायर और CO3 2 नेगेटिव की पावर 1। Ag प्लस कितना है 2s डैश इंटू एस डैश और KSP कितना दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12। जनरली क्या होता है, सॉलिबिलिटी वैसे ही बहुत कम होती है, आपने 0.1 मोलर AgNO3 मिलाया तो ये और कम हो जाएगी, तो यहाँ से ये इसका स्क्वायर है तो s डैश इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 विच इज s डैश इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो s डैश कितना हो गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 विच इज 3। तो आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। pK of weak acid and pKb of weak base are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt. Weak acid weak base का pH का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। तो 7 प्लस 1/2 pKa कितना है आपका 3.2 माइनस हाफ इंटू 3.4। तो हाफ कॉमन आ गया, 3.2 माइनस 3.4 माइनस 0.2, तो माइनस 0.1 6.9 है ना, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। आंसर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब गलत बताना है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4 माइनस 2। H2PO4 माइनस का मुझे कॉन्जुगेट बेस बताना है, यानी ये खुद क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, और एसिड क्या करता है H प्लस तोड़ता है, तो H प्लस HPO4 माइनस 2 यही आएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, और यही HPO4 माइनस 2 दे रखा है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 फॉर ऑल एक्वा सोल्यूशन, ये भी बात सही है। कैसे कि आपका पानी में pH प्लस pOH की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 14 रहनी चाहिए, फिर चाहे वो उसमें एसिड ज़्यादा हो, बेस ज़्यादा हो, एसिड कम हो, बेस कम हो, वगैरह वगैरह, तो ये भी ट्रू है। द pH ऑफ 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl इज 8। जब आप बात करते थे स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो भी आपने कंसंट्रेशन ली है वही आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। HCl मोनोबेसिक है तो नॉर्मेलिटी इसकी वही रहेगी जो इसकी मोलैरिटी है, बट ये 10 की पावर माइनस 6 से कम है, तो इसमें अपन पानी का भी 10 की पावर माइनस 7 ऐड करेंगे, तो ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 प्लस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो pH क्या हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यहाँ से आपका pH आ जाएगा 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 1.04, ठीक है। तो ये हो गया 6.96। तो pH कितनी आएगी 8 नहीं आएगी 6.96 आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, 7 पे तो न्यूट्रल हो जाता है, चाहे कितना भी HCl से H प्लस आया हो। वाटर अगर सिर्फ वाटर रहता तो 7 रहता, लेकिन उसमें HCl भी ऐड किया हुआ है, तो ये 8 नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पास थ्रू अ CuSO4 सॉल्यूशन डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि क्वेश्चन जनरल बनते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज के बराबर होता है, 1 इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट करता है, और जिसकी वैल्यू होती है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसकी वैल्यू 96477 होती है, बट अपन राउंड ऑफ करके 96500 कूलम लिख देते हैं। तो 1 फैराडे में इतना ही कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, यानी ये भी करेक्ट है। तो अपना आंसर इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आंसर 3। The pK of weak acid is 4.5. The pH of an aqueous buffered solution of HA in which 50% of the acid ionized is. क्या बोलता है ये? pK दे रखा है, सॉरी, है ना,
सॉरी थोड़ा आगे पीछे हो गया, द पीके ऑफ वीक एसिड इज इतना, ठीक है। द पीएच ऑफ एन एक्वस बफर्ड सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन में पीएच का इक्वेशन क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट क्या है, 50% ऑफ द एसिड आयनाइज्ड, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। तो ये अपने को चाहिए, 50% आयनाइज हुआ तो ये रहेगा कुछ और ये रहेगा कुछ। सपोज ये 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो 1 माइनस 0.5 0.5 0.5, तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.5, ठीक है। तो आपने 50% आयनाइज किया यानी कि 0.5 चला गया, तो क्या निकालना है आपको, पीओएच। तो पहले पीएच निकालें, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना 0.5 मोल्स, लेट से वॉल्यूम V है, एसिड वो भी 0.5 मोल, सेम कंटेनर में है तो वॉल्यूम V है। तो ये कितना हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0, pH हुआ 4.5 और POH हो जाएगा आपका 14 माइनस 4.5, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है। कितना हुआ ये 9.5, तो POH कितना आया आपका 9.5, इसलिए आपका आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपन वापस केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, जो कि इस कड़ी का आखिरी पार्ट है, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर टाइम हो जाती है। रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट जो कि अपन जनरली मेजर करेंगे, क्या होता है, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर द टाइम टेकन, डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, अगर एवरेज रेट की बात करें तो T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 थी और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2 हो गई, तो टोटल चेंज आया वो आपका क्या कहलाया, एवरेज रेट। लेकिन अगर मुझे किसी इंस्टेंट पे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट खींचूंगा और उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, यानी माइनस dr/dt इज योर स्लोप एंड योर स्लोप इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबली बेसिकली, यानी इस पॉइंट को मैं मान सकता हूँ कि ये टाइम डिफरेंस है जो कि बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, यानी कि आर इंस्टेंटेनियस आर एवरेज के बराबर हो जाता है व्हेन योर डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना, विच कैन बी रिटन एज dc/dt। और रिएक्टेंट क्योंकि नेगेटिवली चेंज होता है क्योंकि उसका अमाउंट डिक्रीज होता है बट रेट पॉजिटिव होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्टेंट में हमेशा माइनस साइन दिखेगा और प्रोडक्ट में हमेशा प्लस साइन दिखेगा। ये बेसिक फॉर्मूले रेट्स के। अब आते हैं अपन मेन रेट लॉ पे। रेट लॉ क्या बताता है, डिपेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन रेट पे किस तरह डिपेंड होता है। रेट जनरली के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर होता है, यहाँ पे ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और हम प्राइमरीली फोकस करते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। के क्या है, रेट कांस्टेंट, जिसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बताया था मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी, तो आर इक्वल टू के हो जाएगा जब कंसंट्रेशन 1 हो फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जो कि अपन निकालते हैं। जनरली जो रेट लॉ लिखा जाता था वो लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा जाता था, तो a की पावर m1 और b की पावर m2, ये अपन निकालते थे लॉ ऑफ मास एक्शन से, बट ये हमारा रॉन्ग एस्टिमेशन होता था। ये पावर्स डिपेंडेंसी बताती हैं रेट पे, है ना, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो गलत आया, है ना, तो कुछ चीज़ें सही आई कुछ चीज़ें गलत आई। तो वहाँ से जब ये मैच कर गया एक्सपेरिमेंटली कि इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है तो वो कहलाई एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी सिंगल स्टेप। अगर m1 और m2 की वैल्यू अलग आ रही थी एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो उसको हमने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होती है। यहाँ पे p और q जो है मे और मे नॉट बी इक्वल टू m1 एंड m2। p क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, एंड q है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, एंड p प्लस q क्या है आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम वही ऑर्डर की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। C नॉट A आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, CT आपका फाइनल, या फिर A में से कितना चला गया तो जो बचा वो CT कहलाया, यानी A माइनस एक्स इज योर T टाइम पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है।
ठीक है, इसका जो रेट है सी नॉट माइनस सी टी बाई टी लिखा जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं, सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। तो यहाँ से के आ जाता है सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, यानी कि रेट के के बराबर होता है जीरो ऑर्डर में, है ना। अपन ऐसे लिखते हैं ना, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ये जीरो है तो आर इक्वल टू के बराबर, इसलिए यहाँ पे रेट के बराबर सी नॉट माइनस सी टी बाई टी के बराबर हो गया। यानी यहाँ से सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी, तो सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अब देखो सी नॉट इनिशियल है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, टी जैसे जैसे बढ़ेगा सी टी की वैल्यू कम होती जाएगी, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन रिमेनिंग कम होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं अपन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? वो टाइम जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल से हाफ हो जाए, यानी सी टी की वैल्यू सी नॉट बाई टू हो जाए। तो सी टी की जगह सी नॉट बाई टू पुट करोगे तो आपका टी टी हाफ आएगा, है ना। तो के टी हाफ आएगा सी नॉट बाई टू, यानी टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई टू के। इसका मतलब ये आपका एक्सप्रेशन हो गया हाफ लाइफ का, और हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल हो गई? इनिशियल कंसंट्रेशन के। क्लियर? आगे बढ़े। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है आपका? ये इंटीग्रेटेड रेट होता है जिसमें इकलौता ऐसा फॉर्म है जिसमें लॉग आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं। के को अपन ने 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स क्या होता है? टी टाइम पर जो बचा, तो ए माइनस एक्स शुरुआत और ये माइनस जो रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट कर गया और जो था उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो बचा है वो आ जाएगा। तो सी टी क्या है? रिमेनिंग अमाउंट, और सी नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। के क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ रखोगे यानी कि आपका सी टी किसके बराबर हो जाएगा? सी नॉट बाई टू। तो जैसे ही आपने पुट किया 2.303 लॉग टू, 2.303 लॉग टू ln 2 होता है, और ln 2 की वैल्यू 0.693 k होती है, तो इसकी वैल्यू 0.693 बाई के हो जाएगी हाफ लाइफ की। कोई इनिशियल कंसंट्रेशन वाला वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, टी एवरेज ये बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में बताया जाता है ना। टी एवरेज 1 बाई के 1.44 ऑफ टी हाफ होता है। अपने से पूछा नहीं जाएगा, ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेडियो एक्टिविटी का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टी इक्वल टू 2.303 लॉग सी टी प्लस 2.303 बाई के लॉग सी नॉट। अपन लिखते हैं टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी टी, है ना। तो टी क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के, ब्रैकेट में लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी, तो ये हो गया लॉग सी नॉट माइनस 2.303 बाई के लॉग सी टी। तो वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे, माइनस पहले लिख रखा है। अब देखो टी और सी टी का अगर रिलेशन देखूँ तो क्या आ रहा है? एक्सपोनेंशियल आ रहा है। लेकिन मैं अगर टी और लॉग सी टी का रिलेशन देखूँ या लॉग सी नॉट बाई सी टी का देखूँ, तो टी और लॉग सी नॉट बाई सी टी का रिलेशन क्या होगा? सी टी की वैल्यू क्या होती जाएगी टाइम के साथ साथ? जैसे जैसे लॉग सी नॉट बाई सी टी बढ़ता जाएगा, है ना, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, टी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब लॉग सी नॉट बाई सी टी बढ़ने का मतलब है कि सी नॉट तो कांस्टेंट है, सी टी घट रहा है, टाइम के साथ सी टी क्या होगा? घटेगा। तो इसके बीच का सीधा आएगा। और टी और लॉग सी टी की बात करें तो देखो ये क्या है? इंटरसेप्ट। ये क्या है? वाई। ये क्या हो गया आपका? सॉरी, इंटरसेप्ट हुआ, और ये प्लस माइनस 2.303 बाई के एक्स, तो ये क्या हो गया? स्लोप। इसलिए कैसा आ रहा है? डिक्रीज, माइनस 2.303 बाई के। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एक तो दोनों ए हों और प्रोडक्ट बनाए, और एक ए भी अलग हो और प्रोडक्ट बनाए। उस केस में आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू के टी। ये सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड है, और ये के 2.303 बाई टी ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स ए बी माइनस एक्स। अपन मोस्टली इसको यूज़ करने वाले हैं, है ना। ये बहुत कम यूज़ होगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो। ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ए और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर जैसा एक्सप्रेशन है इसका। ठीक है, ये याद रखना। थर्ड ऑर्डर भी होता है बट उससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो इसलिए 0, 1, 2। मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर कैसे निकाली जाए? इनिशियल रेट मेथड। इसमें क्या करते हैं बच्चों? अपन रेट के तो कांस्टेंट है, तो ये नहीं,
आपका कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी, कंसंट्रेशन सी के एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग सेट निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं अपन, सेट इस तरह बनाते हैं कि एक बार मैंने ए को कांस्टेंट रखा, बी और सी को बदला तो रेट बदली, बी को चेंज कांस्टेंट रखा, ए और सी को बदला तो रेट बदली, सी को कांस्टेंट रखा, ए और बी को बदला तो रेट बदली। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ऐसे अपन कई सारे सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनिशियल रेट मेथड लगाते हैं और ये देखते हैं कि कोई से भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट कांस्टेंट जिस एक्सपेरिमेंट में हो रहे हों और एक रिएक्टेंट को पकड़ के उसके चेंज से रेट में कितना चेंज आ रहा है वो चेक करते हैं और वहां से ऑर्डर निकल जाता है। ठीक है, तो लेट से हमने एक बार ए को चेंज किया और ऐसे एक्सपेरिमेंट रखा कि ए बदल रहा है लेकिन बी और सी को हमने चेंज नहीं किया, तो ए के बदलने से अगर रेट में बदलाव आता है तो ए की ऑर्डर नॉन जीरो है, अगर ए के बदलने से रेट में बदलाव नहीं आता तो वो जीरो ऑर्डर हो गया। तो अपन ने बनाया आर नॉट वन इक्वल टू के ए नॉट वन की पावर ए, आर नॉट टू के ए नॉट टू की पावर ए। अब ये हमने बी और सी कहाँ गायब कर दिया, बी और सी कांस्टेंट रखा था तो वो के अंदर ही आ गए, है ना। तो डिवाइड करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, यानी यहां से ए निकल आएगा। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। इसी तरह फिर बी को चेंज करेंगे, ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे तो बी स्मॉल बी और फिर स्मॉल सी आ जाएगा। इसे इनिशियल रेट मेथड कहते हैं। यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ट्रायल एंड एरर, मतलब आप वैल्यूज पुट करोगे, अगर उसमें देखा गया कि आपकी वैल्यूज पुट करने पे, ट्रायल एंड एरर मतलब आपको वैल्यू पुट करनी है, चेंज देखना है, अगर सेम आ रहा है तो ठीक, नहीं तो गलत। मेथड ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए देखो क्या होती है, सी नॉट बाई टू के। ठीक है, फर्स्ट के लिए क्या होती है 0.693 बाई के, और सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है 1 बाई ए के, डायरेक्ट याद रख लो। तो देखो इधर ऊपर ये ए क्या है, सी नॉट, इधर सी नॉट की पावर 1, इधर सी नॉट की पावर 0, इधर सी नॉट की पावर -1। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 0 -1, 0 -0, 0 -1, यानी कि टी हाफ जो है वो सी नॉट की पावर n-1, यानी कि 1 माइनस एन की पावर -1। तो यानी कि अगर आप कहो कि n की वैल्यू 0 है तो ये ऊपर चला जाएगा सी नॉट के प्रोपोर्शनल, n की वैल्यू 1 है तो कांस्टेंट, n की वैल्यू 2 है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट आर नॉट पे हाफ लाइफ देखोगे, अगर आर नॉट चेंज करने पे हाफ लाइफ नहीं चेंज हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर, डबल करने पे आधी हो रही है तो सेकंड ऑर्डर, डबल करने पे डबल हो रही है तो जीरो ऑर्डर। क्लियर। मेथड्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गैसियस रिएक्शन ली, अपन क्या करते हैं टोटल प्रेशर फिक्स वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर पे मेजर कर देते हैं। ठीक है, और उसमें हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, तो अपना क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट निकल आता है या टाइम निकल आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये और फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन n इक्वल, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हो, अगर आपका n 1 है ना, तो आप ये नहीं निकाल सकते। बाय मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेशन, क्या होता है जब आप एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हो, वहाँ से लाइट पास करते हो तो वो उस लाइट को राइट और लेफ्ट में मोड़ देता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को, है ना, उससे डेक्स्ट्रो लेवो कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो ऑर्गेनिक का पार्ट है उसमें। थीटा नॉट क्या है, ये पोलैरीमीटर है, या आपने यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से अपन ने लिया तो ये थीटा, तो मान लो ये क्या है 0, तो थीटा नॉट, और थीटा इन्फिनिटी मतलब जब ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो थीटा इन्फिनिटी एंगल लिया गया किसी टी टाइम पे, ये थीटा जो है दिस इज थीटा टी, दिस इज थीटा नॉट, और ये जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो थीटा इन्फिनिटी। तो बस कुछ नहीं करना, थीटा नॉट माइनस थीटा इन्फिनिटी। तो देखो ए नॉट इनिशियल है ना, तो इनिशियल रिएक्शन मतलब आपका थीटा इन्फिनिटी, थीटा नॉट माइनस कर दोगे तो आपका इनिशियल, और थीटा टी माइनस थीटा इन्फिनिटी कर दोगे तो टी टाइम पर आपका कंसंट्रेशन का एंगल से डायरेक्ट एस्टिमेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। हम ये कहते हैं कि हर टेम्परेचर, ये टी है ना, और ये कैपिटल टी टेम्परेचर, तो के किसी टेम्परेचर पे है टी पे, उस टेम्परेचर पे अगर आपने 10 डिग्री का
बढ़ोतरी कर दी तो रेट जो है वो 2 से 3 गुना हो जाती है। और के जो है वो इनडायरेक्टली रेट को बताता है कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट 2 से 3 गुना बढ़ती है। और इसको अपन कहते हैं न्यू, यानी कि अपन बोलते हैं के टी प्लस 10 अपॉन के टी 2 to 3 होता है इसका वैल्यू, है ना। फिर और 10 बढ़ाओगे तो ये और गुना, और 2 गुना, फिर और 10 बढ़ाओगे तो और 2 गुना, या फिर 2 से 3 में आता है। अरेनियस थ्योरी की बात करें, ये क्या बात करता है, कोलिजन थ्योरी की, कि आपके रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ दे रखा है एंथैल्पी का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से यहाँ तक हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और ये यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट हो रही है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये फिर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है कि आपकी कुछ रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, आपने कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दी और वो एनर्जी रिलीज कर गया। तो देखो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी, यानी कि ई ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है ई ऑफ रिएक्टेंट से, है ना, ई ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी गैप है इंटरमीडिएट बनाने के लिए वो ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो एंडोथर्मिक अदरवाइज एक्सोथर्मिक। और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, ईपी माइनस ई आर, तो ये पॉजिटिव होगा यानी कि एंडोथर्मिक होगा, ईपी बड़ा होगा ई आर से, नहीं तो एक्सोथर्मिक। ई एफ ई ए बी क्या है, आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। अरेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, डी डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, ठीक, क्लियर। इसका लॉग रिदमिक वैल्यू वॉन्ट ऑफ जैसा लग रहा है, लेकिन वॉन्ट ऑफ में डेल्टा एच होता था, यहाँ पे ई ए, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ई ए सिर्फ पॉजिटिव होगा, यानी कि ये टर्म पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K2 बढ़ेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्लियर। ये इसका इक्वेशन लॉग के टर्म्स में आ गया, है ना। ln के इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, यहाँ से आ जाएगा। तो ln a स्लोप हो गया, सॉरी इंटरसेप्ट हो गया, 1/t टेम्परेचर, तो ई ए बाय आर क्या हो गया मेरा, स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी 1/t जैसे ही बढ़ेगा, क्लियर। एज t टेंस टू इन्फिनिटी k टेंस टू a, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, टी टेंस टू इन्फिनिटी तो ये 0, तो ln के ln a के बराबर, k इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये आपका रिविजन था चैप्टर का। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ वेरीज विद इनिशियल कंसंट्रेशन एज फॉलो, तो log t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है log a के, तो अपन बोल सकते हैं t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो ये कब होता है, सेकेंड ऑर्डर, किसके लिए होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब ये बोलता है इफ टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज 300 मिनट्स, देन टाइम टेकन टू कंप्लीट 25% रिएक्शन। हमने 1/kT इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, जिसको मैं at बोल देता हूँ, 1 माइनस a नॉट, ये एक्सप्रेशन देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/k T 75 कितना 300 इज इक्वल टू 1/80। अगर 75% रिएक्ट कर गया, लेट्स से अगर a नॉट 100 है तो 75% रिएक्ट कर गया तो कितना बचा 25, तो 1/25 माइनस 1/100, इक्वेशन नंबर 1। मुझे क्या निकालना है, T25 1/25। अब क्या है 25% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना 75 माइनस 1/100, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो T25% अपॉन 300, ठीक है। ये आया ऊपर 100 माइनस 25, 75/25 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 75, 25/75 इंटू
100, 100 से 100 गया, 25, 375, 25, 3, ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया, ठीक, ये आपका आएगा 1/9, 1/9, तो ये आ गया 300/9, तो 339 100, तो ये आ गया आपका 33.3 मिनट्स, 33.3 मिनट्स यानी ए आंसर हो गया आपका। क्लियर, आंसर आपका ए हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ ड्रग इन अ ह्यूमन वाज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है, अच्छे से देखना। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन इज इतना एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज इतना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड टू फॉल हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी मुझे हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं अपन, ln2/k, ln2/k। अब देखो मुझे ln2/k, मुझे k चाहिए बेसिकली, तो k इज इक्वल टू AE⁻−EA/RT, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log A। इसको मैं डायरेक्ट ln E ले लूँ तो E पावर आगे आई -EA/RT, ठीक है। तो log k इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA/2.303 RT। तो log ऑफ A कितना है मेरे पास 4096 माइनस EA कितना है 3100 R इंटू ln2 को 2.303 log 2 अपॉन 2.303 R और T कितना है 310, ये इससे गया, R से R गया, 310 से ये 10 गुना गया, तो 10 log 2, तो log K कितना हुआ log 4096 माइनस 10 log 2 यानी log 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं log K इज इक्वल टू log 4096 अपॉन 2 की पावर 10, एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो K आ गया मेरे पास 4096 अपॉन 2 की पावर 10, 2 to 4 to 8 to 16 to 32, तो 32 इंटू 32, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 1 2 2 4 128, 3 4 जा 12, तो K की वैल्यू कितनी आई 4 आई। बस पुट कर दो T हाफ 2.303 log 2 0.3010 अपॉन K कितना पुट करोगे 4, तो ये हाफ लाइफ आवर्स में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, आवर्स में आ जाएगा। अब आवर्स में जो आ रहा है अगर ये है तो ठीक, नहीं तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, ये है तो ठीक, या ये है तो ये ठीक, और नहीं तो फिर और 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। पुट करोगे वैल्यू, आंसर आएगा C। क्लियर, द रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A एंड जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। अब देखो यहाँ पे B का ऑर्डर क्या है 0, यानी B को चेंज करने पर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो A की ऑर्डर अगर 1 है तो A को डबल करने पे ये डबल हो जाएगा, यानी रेट डबल हो रहा है यानी ये डबल हुआ होगा, तो यहाँ पे 0.2 आ गया, तो सेकंड वाले खांचे में क्या आया आपके पास 0.2। क्लियर, थर्ड भर रखा है ना। फोर्थ देखो, फर्स्ट से कितना कर दूं ताकि रेट में कोई फर्क ना आए। A की ऑर्डर 1 है, A की ऑर्डर 1 है, यानी इसको अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब रेट में कोई चेंज नहीं देख रहा हूं, तो कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ होगा, तो 0.1 से 0.1 रहा, है ना। तो फोर्थ वाले का क्या हो गया 0.1। अब देखो यहां से 4 गुना हो रहा है, कंसंट्रेशन 4 गुना हो रही है तो रेट भी 4 गुना होगा, तो 2 का 4 गुना कितना हुआ 8.0 इंटू 10 की पावर -2, तो अपने पास आंसर हो गया 0.2 आया, 8 इंटू 10 की पावर -2 और रेट आया, और
0.1 आया आपका ये। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े। A substance reacts according to first order kinetics and rate constant for the reaction is इतना second inverse. If initial concentration is 1 molar, what is the initial rate? तो initial rate हो गई Ri is equal to K, K change नहीं होगा, 10 की पावर -2 इंटू कंसेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर की पावर 1, तो रेट हो गया 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन जब A आपका रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो शुरुआत में अगर आपने 1 मोलर लिया है तो लेट से कितना गया 1 - x, और ये जितना भी बना कोफिशिएंट के हिसाब से, है ना। तो मुझे ये देखना है कि t टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन बचेगी। तो देखो अपन फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, है ना, तो k इज इक्वल टू 2.303 आफ्टर 1 मिनट, है ना। ये सेकंड इनवर्स में है तो इसको मैं 60 ले लूंगा, है ना। क्लियर, लॉग ऑफ 1/1 - x, ठीक। k की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2, तो 60 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग 1/1 - x। यहाँ से आपका क्या निकलेगा 1 - x, ठीक है। तो आप क्या लिखाओगे फाइनल रेट RF इक्वल टू k कितना है 10 की पावर -2 इंटू 1 - x की पावर 1, पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो रेट आफ्टर 1 मिनट आएगी, जो भी रेट निकल कर आएगी, है ना। आंसर ये नहीं होगा 160.97 मिनट नहीं होगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट इनिशियल प्रेशर ऑफ इतना एंड 50 डिग्री सेल्सियस इज 50% कंप्लीट इन 56 मिनट एंड 71% कंप्लीट इन 100 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जब कभी भी रैंडम डेटा से ऑर्डर पूछ ले तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। कौन सी चीज? कि आप सबसे पहले ये देखोगे कि रिएक्शन कहीं फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है। ट्राई करो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर करने की। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी। अगर दोनों सेट से k की वैल्यू सेम आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर लगाने पे k सेम आ रहा है यानी कि आपकी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ऐसा नहीं होता तो जीरो ऑर्डर पे जाओ, वो नहीं होता तो फिर सेकंड पे जाओ। शुरुआत करो फर्स्ट से। तो 2.303 कंप्लीटेड इन 56 मिनट्स, लॉग ऑफ कितनी 50% यानी लॉग 2, है ना। ये k1 बोल दिया, k2 2.303 बाय आपका 100 मिनट्स, लॉग ऑफ कितना 71% यानी इनिशियल अगर 100 है फाइनल कितना बचेगा 29 k2, और लकीली यहाँ से k1 और k2 बराबर है यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर, ऑर्डर पता लग गई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर। हाउ मच ऑफ N2O5 विल डिकम्पोज इन 100 मिनट्स? कितना डिकम्पोज हो जाएगा? लेट्स से इनिशियल कितना है तो 80 कितना हो जाएगा 100 माइनस x, तो आपको ये x फाइंड करना है। लगाओ k कोई सा भी लगा दो 2.303 बाई 56 इंटू लॉग 2, ये हो गया k इंटू t 100 मिनट्स, kt इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस x। तो x यहाँ पे क्या होगा कितना डिकम्पोज हुआ 2.303 से 2.303, लॉग 2 0.3010, तो कितना हुआ 30.10 बाय 56 इज इक्वल टू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x। ठीक, इसको सॉल्व करोगे एंटी लॉग लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन यहाँ पे 100 नहीं रखना, यहाँ पे रखना 500, क्योंकि 500 क्या है यहाँ पर मुझे दे रखा है। तो 500 क्या है इनिशियल प्रेशर, x क्या हो जाएगा फाइनल प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर, और कितना 75%। यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, आया क्वेश्चन समझ में? 100 लेके भी करोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कवर की है, सब कुछ कवर नहीं किया है क्योंकि आपका बिल्कुल कम समय रह गया है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे समय दें,
है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। टॉपिक आपको पता लगते ही जा रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मस्त होके पढ़ें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।